नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम अपना बिहार का जो एस्टेट का सेकंड पेपर जो उच्च माध्यमिक स्तर का है, उसकी दोस्तों इस समय पर तैयारी कर रहे हैं। हमने दोस्तों कहा था कि हम बिहार के एस्टेट का पेपर 1 जो 9-10 में मतलब माध्यमिक में होना है टीजीटी में, और पेपर 2 जो उच्च माध्यमिक में होना है पीजीटी में। तो हम दोनों का दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाएँगे और पूरे विस्तार के साथ में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमने दोस्तों कहा था कि हमारा जो पढ़ने का क्रम रहेगा उसमें दोस्तों सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में तो कोई रचनाएँ नहीं लगी, पेपर 2 में जो दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, सबसे पहले हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये टॉपिक हमारे काव्य शास्त्र के लगे हैं। और दोस्तों उसके बाद हिंदी व्याकरण हमारा पढ़ने का ये क्रम रहेगा। उसी क्रम में दोस्तों हमने सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई थी, 6 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग देख भी चुके होंगे कहानियाँ। अगर नहीं देखा है अभी तक आप लोगों ने, तो प्लेलिस्ट में जा कर के जाइए और सभी 6 कहानियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उनका वीडियो देखिए। पूरे विस्तार के साथ में वीडियो है, उनको देखिए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं। तो 3 उपन्यासों में दोस्तों हमने सबसे पहले गोदान उपन्यास को पढ़ना शुरू किया है। तो गोदान उपन्यास जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 36 भागों में है, उसके दोस्तों हम 31 भागों का अध्ययन कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक गोदान उपन्यास के 31 भाग नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर के दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और 31 भागों का अध्ययन करिए। उसके बाद दोस्तों 32वें भाग में आप लोग आइए, जिससे आप सभी लोगों को दोस्तों पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि पढ़ाई का भी एक क्रम होता है दोस्तों। ये आपसे विनम्र आग्रह है कि पहले गोदान के 31 भागों का अध्ययन करिए, उसके बाद दोस्तों 32वें भाग में आइए। तो दोस्तों आप सभी लोग अगर जो हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे सभी दोस्तों तक जो हमारा प्रयास है दोस्तों कि हिंदी विषय के लिए आप सभी लोगों को हम निःशुल्क विषय वस्तु, प्रामाणिक विषय वस्तु उपलब्ध करवा सके। सभी पेपरों को लिए हुए, चाहे बिहार का स्टेट का पेपर हो, या फिर यूपी में टीजीटी पीजीटी का जो 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके लिए, या फिर दोस्तों DSSB का पेपर जो चुनाव के बाद होगा वही मार्च अप्रैल में होगा पीजीटी का, और जून तक में टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों जून में आप सभी लोगों को पता है कि नेट जेआरएफ का भी पेपर है। और उसके बाद दोस्तों अगस्त में 24 अगस्त को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसका भी पेपर है दोस्तों। तो इस तरह करके जो भी होगा दोस्तों, हम हिंदी विषय में आप सभी लोगों को निःशुल्क विषय वस्तु, प्रामाणिक विषय वस्तु उपलब्ध करवाएंगे, ये हमारा प्रयास है। आप सब लोगों को केवल इतना करना है दोस्तों, हमारा सहयोग इतना करिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए दोस्तों। जिससे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही उत्साह हमारा भी बढ़ेगा दोस्तों, और हम ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु आप सभी लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा-सा सहयोग दोस्तों आप लोग भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए अपने मित्रों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने विषय वस्तु पर सीधे। गोदान उपन्यास 32वां भाग आज। मिर्ज़ा खुर्शीद। मिर्ज़ा खुर्शीद भी दोस्तों काउंसिल के मेंबर थे, आप लोगों को पता होगा। तो मिर्ज़ा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में ना था। यह काम क्या था? नगर की वैश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी, और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान और शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वहीं उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के गांव
बसरे के गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था, तो उसने किस तरह आंखों से आंसू निकलकर आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपकारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल में मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही न आई। आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम थी। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थी। मिर्जा साहब बसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुँचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा था। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई, मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा ना होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्जा, बढ़े चल पत्ते। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की जरूरत न होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती है। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल ना डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फायदा ना होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की और मैं कहता हूँ कि यह महज रोजी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, मुआफ़ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वैश्याएं भी रहेंगी। आपकी मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी ना ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और यह भी मान लें कि वैश्याएं आपकी मंडली में
स्थायी रूप से टिक जाएंगी तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न हो रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोगों निकल निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए? इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों ना शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्या उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशाले और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी ना खराब करें, यह मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की असरफियों पर कोई थूकने वाला भी ना मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां वैश्याएं नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ। आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। असमत सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल आप उनकी हालत देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूंगा, जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता है। हिमायत की है मिस मालती ने, हिमायत की है मिस मालती ने की, खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में, त्याग और कुर्बानी में कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिलाइए, फूला न समाएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा, आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे उज्र नहीं। मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेंपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी, वह तो आप पर मरती थी, मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान पर जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा? आरजू मिन्नत कर रहा हूं कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसी हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा। जरूर जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हों। तो ये दोस्तों गोदान उपन्यास का 32वां भाग था। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में दोस्तों, इसके आगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।